मैं टाइम टू टाइम ऑफलाइन वाले फोन्स चेक करता रहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में तो थोड़े टेक वाले यूजर्स फोन लेते हैं तो वो बुरे स्पेक्स महंगे में लेंगे नहीं, बट ऑफलाइन में भोले यूजर को ऐसे फोन्स बेचना बहुत आसान होता है। तो आज मैंने Vivo V60 उठा लिया और इसके साथ मुझे कुछ दिन हो गए हैं एंड लेट मी टेल यू, ये फोन प्योर बिजनेस है। ये वीडियो है तो एक रिव्यू ही, लेकिन ये थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वाला है। और याद रखना, इस फोन की कीमत 37,000 से स्टार्ट होती है। पहले मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ। एक तो मेरे पास जो ये कलर है ये काफी क्लासी लगता है, डिजाइन काफी सिंपल है, ज्यादा कोई तामझाम यहाँ पे नहीं किया हुआ, जो कि मेरे हिसाब से सही चीज है। और इसके बॉक्स में केस भी इसके कलर का ही मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। पर ये कलर आपको सिर्फ 256 GB या इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलेगा। 128 GB वाला वेरिएंट सिर्फ ग्रे कलर में आता है और उसका बैक पैनल भी प्लास्टिक का है, यानी कि महंगा वेरिएंट बेचने की नई टेक्निक आ गई है। पीछे इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा iPhone 17 से रिजेंबल करता है और इसकी वजह से ये टेबल पे वॉबल भी करता है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ सही है, फोन थोड़ा बड़े साइज का है, बट इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा किया गया है और एजेस भी राउंडेड है तो ग्रिप अच्छी बनती है। पर जो इसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट में हमें प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, जो कि थोड़ा ऑफ फील होता है एंड लॉन्ग टर्म में जाके इसमें स्क्रैचेस भी दिखेंगे। USB पोर्ट यहाँ Gen 2 वाला है, बट चलो अभी तक तो इन्होंने भी सुधारा नहीं है, तो मैं इनसे क्या ही खास उम्मीद कर रहा हूँ। तो बस डेटा ट्रांसफर की स्पीड्स आपको इसमें कम मिलेंगी। बाकी IP68, 69 की रेटिंग मिल जाएगी, जो कि इस प्राइस पे होनी भी चाहिए। IR ब्लास्टर और NFC भी इन्होंने इस बार ऐड किया है, जो कि इनके पिछले फोन्स में मिसिंग था। तो मोटा मोटा अगर आप इसका डिजाइन देखोगे तो बेस वेरिएंट में सारा फोन प्लास्टिक का है और उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में फ्रेम प्लास्टिक का है, यानी कि अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए तो 256 GB वाला खरीदो, और वो महंगा है। अब आप अगर एक 35-40,000 का फोन ले रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसकी डिस्प्ले अच्छी होगी। वो चीज यहाँ भी है, लेकिन ये डिस्प्ले प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक 6.77 इंचेस की 120 हर्ट्ज वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन 1080p है और ये काफी गलत है। 20,000 के फोन्स पे 1.5 के आ रखा है और ये इस प्राइस पे 1080 दे रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ऑफलाइन में ये चीज किसी को पता नहीं चलेगी और ऑनलाइन वाले तो कमी निकाल ही देंगे। ऊपर से हमको यहाँ पे परमानेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं मिलता, ये बस कुछ देर तक रहता है और बाद में गायब हो जाता है। इसके अलावा चारों साइड के बेजल स्लिम है, कलर्स एंड सैचुरेशन डिस्प्ले का अच्छा मिल जाएगा एंड जो कलर ट्यूनिंग है वो भी न्यूट्रल साइड पे है, जो कि मेरे को सही लगी। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो स्पीकर से काफी बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है, ना तो ज्यादा बेसी है और ना ही ज्यादा ट्रेबल फोकस्ड है, और फुल वॉल्यूम पे आवाज भी क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। YouTube और Netflix में HDR का सपोर्ट है तो वहां भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ब्राइटनेस काफी ज्यादा है। 1500 निट्स की तो ये HBM ब्राइटनेस दे रहे हैं, जो कि इंडोर आउटडोर हर जगह ऑन पॉइंट काम करती है। PWM डिमिंग भी 2160 हर्ट्ज है, तो आपकी आंखें भी सुरक्षित रहेंगी। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर पाताल में ही है, बट अनलॉकिंग स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है, बट ये उतना एक्यूरेट नहीं है, आपको थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन इन्होंने यहाँ भी डायमंड शील्ड दी है, जो कि Vivo ऑलमोस्ट अपने हर फोन में देता है। अब ये गोरिल्ला ग्लास से कितना स्ट्रॉन्ग है उसका कोई आइडिया नहीं है, और शुरू के लिए इसमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है। अब जैसे डिजाइन में एक फ्लॉ था, इन द सेम वे डिस्प्ले में भी एक फ्लॉ है, लेकिन ऑफलाइन में ये दोनों ही चीजें बहुत इजीली स्लाइड कराई जा सकती हैं। आप कस्टमर को बताओ ही मत तो वो इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देगा और ना ही उसे इन फ्यूचर कभी पता चलेगा। लेकिन कुछ कॉर्नर्स ऐसे काटे गए हैं जिसका सबको पता चलेगा। परफॉर्मेंस पे आते हैं। इस बार फाइनली इन्होंने कुछ चेंज किया है। पिछले 3 सालों से ये 7 Gen 3 दे रहे थे, बट इस बार इन्होंने 7 Gen 4 यूज किया है। हालांकि ये सेम चिपसेट हमें 20,000 के आसपास वाले फोन्स में मिल रहा है। ये सेम चिपसेट इनके खुद के T4 Pro में भी मिलता है, जो कि 25,000 के आसपास आता है, लेकिन क्योंकि वो फोन ऑनलाइन में बिकता है तो ये सेम प्रोसेसर 25,000 में मिल जाएगा। पर चलो, ये फिर भी एक ठीक ठाक चीज है। इसके साथ इनको जो चीज चेंज करनी चाहिए थी वो थी LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज। इन्होंने नहीं चेंज करी, यानी कि इस 37,000 के फोन में एक LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज है। अब आप कहोगे कि इनकी V सीरीज जो है वो परफॉर्मेंस टारगेटेड नहीं होती, जो कि सच है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हम UFS 4 थोड़ी मांग रहे हैं, एटलीस्ट 3.1 तो हो सकता था। अब देखो, ये चीज चेंज तो नहीं हो सकती, जो है उस हिसाब से बताऊं तो फोन डे टू डे टास्क को बहुत आराम से हैंडल कर ही लेता है एंड रैम मैनेजमेंट भी इसकी अच्छी है। पर मैंने मल्टीटास्किंग के दौरान जिटर्स देखे और आउटडोर में ये नॉर्मल से हल्का सा ज्यादा वार्म रहता है। थोड़ा इन डेप्थ परफॉर्मेंस पे जाएं तो एंतुतु के स्कोर्स आपको थोड़े ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये वर्जन 11 के स्कोर्स हैं। वर्जन 10 में ये 9-10 लाख के आसपास ही थे और 3D मार्क में भी इसकी स्टेबिलिटी तो सही है, लेकिन पावर फिर कम है और ये फोन्स गेमिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं होते और इसका रीजन आप खुद
ही देख लो। एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है, दूसरा ये गेंशिन में फ्रेम्स काफी ड्रॉप कर रहा था और वुदरिंग वेव्स को तो आप भूल ही जाओ। BGMI में भी हमें 60 FPS मिलता है, बट वो मेरे को थोड़ा चॉपी फील हुआ है। अब क्योंकि इसकी स्टोरेज ऑलरेडी काफी स्लो है, तो बाय द टाइम परफॉर्मेंस और कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ कैजुअल यूसेज के हिसाब से बना है, जैसा कि ज्यादातर ऑफलाइन यूजर्स का होता है। उन्हें ये परफॉर्मेंस का गैप कुछ 1-1.5 साल बाद जाके दिखेगा। बट एक चीज जो सबको डे 1 पे इंस्टेंटली फील हो जाती है, वो है बैटरी, और उसमें कोई कंजूसी नहीं है, क्योंकि बैटरी लाइफ इस फोन का सबसे सॉलिड पार्ट है। इसमें आपको 6500 mAh की SiC बैटरी मिलती है एंड इस फोन को आप जैसे मर्जी चला लो, ये आपको 8, 9, 10 घंटे का SOT ऐसे ही दे देगा। मैंने इसमें गेमिंग, सोशल मीडिया एप्स और कंटेंट सब देखा एंड इट इज एक्चुअली सॉलिड। मैं डे बाय डे डिटेल्स में जाके इस चीज को ज्यादा खींचना नहीं चाहता, आप सारे स्क्रीनशॉट्स में क्लियरली देख सकते हो। और आपको बॉक्स में एक 90 वॉट का चार्जर मिलेगा, जिससे फोन को 1 से 100 जाने में अराउंड 1 घंटा लगता है। बैटरी के अलावा कैमरा भी इसका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बताया जाता है। तो अब उसकी स्टोरी देखते हैं। पिछले साल के मुकाबले इन्होंने कैमरा में अच्छे अपग्रेड्स किए हैं और इसका जूम लेंस ही इसकी सबसे बड़ी USP है। डे लाइट में ये इमेजेस अच्छी ले लेता है, ब्राइटर पार्ट्स का कंट्रोल अच्छा है एंड इवन 10x पे भी अच्छी डिटेल्स लेता है। 10x के ऊपर इमेजेस इतनी खास नहीं है, पर 10x तक तो बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्लेजेंट है। हालांकि नाइट में जूम लेंस को थोड़ा स्टेबल पकड़ना पड़ेगा, वरना फोटोज शेकी आती हैं। मेन सेंसर यहाँ थोड़ा पुराना यूज किया हुआ है, पर फोटोज स्टिल सही आ जाती है। ओवर शार्पनेस या हाईलाइट कंट्रोल में यहाँ कोई इशू नहीं है, बस कई बार इनकंसिस्टेंट हो जाता है। एंड इससे जब इमेजेस शूट करोगे तो ये कलर्स हल्के से बूस्ट करता है, पर वो तो फिर ऑलमोस्ट हर एक वीवो फोन करता ही है। अल्ट्रा वाइड यहाँ 8 मेगापिक्सल का है, जो कि मेन सेंसर जैसे ही कलर्स देता है। डिटेल्स एंड HDR परफॉर्मेंस जैसी आप 8 मेगापिक्सल के कैमरा से एक्सपेक्ट करोगे वैसी ही है, मतलब एक एवरेज अल्ट्रा वाइड डाला हुआ है। पोर्ट्रेट मोड को देखें तो अगर आप आर्टिफिशियल लाइटिंग में लोगे तो ये इमेज का व्हाइट बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाता। आउटडोर में 50 mm के पोर्ट्रेट्स तो काफी बढ़िया आते हैं, और भले ही वीवो का पोर्ट्रेट एल्गोरिदम काफी तगड़ा है, लेकिन एजेस ये फिर भी मिस कर सकता है। सेल्फीज मेरे को इसकी सही लगी है, स्किन टोन्स नेचुरल आती हैं, ब्यूटिफिकेशन वाला रोल इतना नहीं है। डायनामिक रेंज भी अच्छी मैनेज कर रखी है। ओवरऑल कैमरास में फोटोज का एक्सपोजर वगैरह सब बढ़िया हैंडल हो रहा है। वीडियोस पे आए तो आप इसमें 4K 30 FPS तक जा सकते हो, 60 FPS का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और वीडियोस की क्वालिटी मुझे एवरेज ही लगी है, क्योंकि कलर्स बड़े वियर्ड से हैं। ऐसे लग रहा है जैसे टेक्सचर को बहुत ज्यादा बिना वजह बढ़ा रखा है। हालांकि फ्रंट कैमरा की वीडियोस के साथ ऐसा नहीं है, कलर्स तो यहाँ काफी सही है, लेकिन स्टेबलाइजेशन इतनी खराब है कि आप चल के 4K वीडियो नहीं बना सकते। स्टेडी फेस ऑन करोगे तो वीडियो स्टेबल जरूर बन जाएगी, लेकिन एक तो ये बहुत ज्यादा जूम्ड इन हो जाता है एंड सेकेंडली ये 1080p पे शिफ्ट हो रहा है। ओवरऑल फोटोज के मामले में तो मुझे कैमरा परफॉर्मेंस सही लगी है, बट वीडियोस मुझे अच्छी नहीं लगी। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ आपको FunTouchOS 15 विद Android 15 मिलता है एंड इस OS के बारे में मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, बार बार सेम बातें बोलने का मतलब नहीं है। बस एक चीज जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि ये अब OriginOS लेके आ रहे हैं, तो इसमें भी जो चीजें खराब हैं वो और बेटर हो जाएंगी। खराब जैसे कि इसमें ब्लोटवेयर्स हैं एंड ये एड्स के पॉपअप वगैरह भी दिखाता है। हॉट एप्स और हॉट गेम्स जैसा कुछ भी इसमें नहीं है। जब आप इसे पहली बार ऑन करोगे तो आप कुछ ऑप्शंस को पहले से ही ऑफ करके चलना। इवन ग्लोबल सर्च वगैरह में भी आपको रिकमेंडेशंस को डायरेक्टली ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता, थोड़ा अंदर जाके फिर आप इसे ऑफ कर पाओगे। हैप्टिक्स का बताऊं तो प्राइस के हिसाब से स्प्रिंगी वाले हैं, ना बेस्ट है ना खराब है, बस समवेयर इन द मिडिल। इनके हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन UI में ओके सही है, तो उस पे इनको काम करने की काफी जरूरत है। UI स्टेबिलिटी के मामले में काफी अच्छी है, AI फीचर्स भी इन्होंने दे रखे हैं। एज सच कुछ मेजर बग्स नहीं मिले, सर्कल टू सर्च इसमें ऑलरेडी है, प्लस AI वाले भी कुछ फीचर्स दे रखे हैं, और मोस्टली AI वाले फीचर्स गैलरी में ही है, जैसे कि AI एक्सपेंशन, रिफ्लेक्शन इरेजर और AI एनहांस। और जो रियल लाइफ में काम आने वाले फीचर्स हैं, जैसे कि स्मार्ट कॉल असिस्टेंट और स्क्रीन ट्रांसलेशन वगैरह, वो भी यहाँ पे है। अपडेट्स में इन्होंने 4+6 इयर्स का प्रॉमिस किया है और ये टाइम पे अपडेट्स डिलीवर करते भी हैं। पर प्राइस के हिसाब से UI को और बेटर होना चाहिए, क्योंकि ये इसे काफी खींच चुके हैं। आई होप OriginOS चीजों को फिक्स कर देगा। नेटवर्क वाइज आपको इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपके एरिया में जो भी नेटवर्क की दिक्कतें हैं वो तो फिर आप 17 Pro Max ले आओ, उसमें भी आएंगी, उसमें ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता, वो जियो एयरटेल की कहानी ऐसी है। बस एक चीज है कि आप इसमें सिर्फ डुअल फिजिकल सिम ही डाल सकते हो, कोई ई सिम सपोर्ट इसमें नहीं मिलता। अब इस सब का कंक्लूजन क्या है? देखो, सार बहुत ही सिंपल है। ऑफलाइन में सिर्फ वही चीजें अच्छी होती हैं जो एक यूजर इंस्टेंटली एक्सपीरियंस करेगा, जैसे डिजाइन, कैमरा या बैटरी। बाकी सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश होती है। एंड ये सिर्फ वीवो की कहानी नहीं है, बहुत ब्रांड्स ये करते हैं। फिलहाल ये फोन मेरी साइड से रिकमेंडेड नहीं है, इससे काफी बेटर ऑप्शंस आपको बहुत आराम से मिलेंगे, तो आप उन ऑप्शंस को चुनो, इसे नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी ये कंपनी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1 पे क्यों है, उसकी स्टोरी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।